Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass MD-CAT Preparations Bilal Hassan YouTube channel. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass MD-CAT Preparations ने आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है. दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक MD-CAT 2026, उन बच्चों के लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. लाजमी तौर पे ये सारे के सारे लेक्चर्स खुद भी शुरू से लेकर एंड तक देखिए और आगे अपने कॉलेज के एकेडमी के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो जाए. ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज पास MD-CAT प्रिपरेशंस लेके आया है ताकि आप बच्चों का बायोलॉजी का सेक्शन अच्छे तरीके से कवर अप हो जाए. एज यू नो कि बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs आ रहे होते हैं और ये टफ जो है वो पोर्शन कंसिडर होता है बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे नंबर ऑफ MCQs भी ज्यादा है और इनमें काफी डिटेल के अंदर चीजें पूछी जाती हैं आपके MD-CAT के अंदर. तो जिन बच्चों ने बहुत डिटेल के अंदर इन तमाम टॉपिक्स को चैप्टर्स को स्टडी किया होता है वही बच्चे बायोलॉजी के पोर्शन को भी अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं. यानी इनके 81 MCQs में से 81 भी ठीक हो सकते हैं अगर आप तमाम स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से टेक्निक, अप्रोच और टाइम मैनेजमेंट को सीख के चलें. और यही तमाम चीजें आपको हमारे सर नासिर इन लेक्चर सीरीज के अंदर सिखा रहे हैं, तमाम चीजें डिटेल के अंदर पढ़ा रहे हैं. तो जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जितनी इंफॉर्मेशन होगी, उतनी आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी और आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs ठीक होंगे. तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर MD-CAT 2026. और वो तमाम बच्चे जो कि इस लेक्चर सीरीज के पहले वाले पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे, I will highly suggest to watch those all previous lectures ताकि आप तमाम बच्चों के एक स्केड्यूल में अच्छे तरीके से एक फ्लो बन जाए बायोलॉजी में. और आप तमाम बच्चों के लिए अभी आज के लेक्चर में सर नासिर आपको इम्यूनिटी के रिलेटेड पढ़ाएंगे. जो आपका बायोलॉजी का इम्यूनिटी के रिलेटेड चैप्टर है सर नासिर उसको डिटेल में पढ़ाएंगे. तो लाजमी तौर पर इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक खुद भी देखना है और आगे अपने कॉलेज के और अकेडमी के ग्रुप्स के अंदर भी आप लोगों ने शेयर करना है. एंड डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो एक स्केड्यूल में इस चीज की तैयारी करें, वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनका MD-CAT 2026 में क्लियर हो जाए, वो चाहते हैं 170 प्लस का स्कोर हो, तो वो तमाम बच्चों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम और पास MD-CAT प्रिपरेशंस आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आ गया. इस क्रैश कोर्स में आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा तमाम सब्जेक्ट्स का. यानी आपका फिजिक्स है उसमें दो टीचर्स के रिकॉर्डेड सेशन मिल रहे हैं, केमिस्ट्री में दो टीचर के रिकॉर्डेड सेशन, उन दोनों टीचर ने पूरा कोर्स पढ़ा रखा है. वर्कशीट मिलेंगी आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज लेक्चर नोट्स मिलेंगे. यानी तमाम स्टूडेंट्स इस चीज से परेशान होते हैं कि सर MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं, अपने खुद से लेक्चर नोट्स कैसे बनाएं. तो वो आपको जरूरत ही नहीं है, टाइम कम है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो वो बने बनाए लेक्चर नोट्स PDF फॉर्मेट पे हम प्रोवाइड करेंगे. आपको 20 FLPs प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके डाउट ग्रुप्स होंगे, आपकी वीक में एक आप लोगों के डाउट क्लास हुआ करेगी और ये सारे फीचर आपको जस्ट 3500 में मिलेंगे. तो अगर आप तमाम बच्चे चाहते हो आपका MD-CAT 2026 में ही क्लियर हो तो अभी इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, इसी चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और आप तमाम बच्चे ये मैसेज करो कि सर आई वांट टू बाय योर क्रैश कोर्स फॉर MD-CAT. तो आप तमाम बच्चों को विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट हमारी जो टीम है हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी, जहां पे आते विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स, जहां पे आते ही आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे. लेट मी क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये रिकॉर्डेड सेशन तमाम सब्जेक्ट्स के होंगे. इंग्लिश पे दो टीचर के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, तो ये दो टीचर के आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे. वर्कशीट हर चैप्टर की मिलेगी, हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, लेक्चर नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, FLPs मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप्स होंगे, 24/7 हमारे टीचर्स अवेलेबल होंगे. कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है, आप कभी भी पूछ सकते हो और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जस्ट 3500 में. और ये भी वन टाइम पे करना है, कोई ये वीकली या मंथली फी नहीं, या वन टाइम यू हैव टू पे 3500, यू विल गेट दिस क्रैश कोर्स. और इस क्रैश कोर्स में ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे. तो अभी देर नहीं करनी, एक्सपेरिमेंट नहीं करना. अगर तो ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो इस नंबर को अभी नोट कर लो और आज ही हमारे क्रैश कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द टॉपिक इम्यूनिटी और देखते हैं कि सर नासिर आप तमाम बच्चों के लिए क्या कुछ लेके आए हैं. अस्सलाम वालेकुम. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Pass MD-CAT Preparations 2026. Dear students, MD-CAT सिलेबस में आज जो चैप्टर हमने कवर करना है, इस चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी. और इस चैप्टर को हमने स्पेसिफिकली जो है वो डिफेंस मैकेनिज़म्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डिस्कस करना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर का जो है वो आगाज़ करते हैं. सबसे पहले हम इम्यूनिटी की डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे कि आखिर इम्यूनिटी क्या है. तो इम्यूनिटी जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी की जो है ये एक एबिलिटी है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है. इम्यूनिटी जो है ये हमारी बॉडी की जो है ये एक एबिलिटी है. अब इसके ज़रिए क्या किया जाता है,
टू रिकॉग्नाइज किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है इंट्रूजन ऑफ फॉरेन मटेरियल या पैथोजिन को, कि जैसे ही बाहर से कोई पैथोजिन बॉडी में एंटर होता है तो उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट करने के बाद स्पेसिफिक सेल्स या उन सेल्स की प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट किया जाता है। मतलब पहले बाहर से आए हुए पैथोजिन को डिटेक्ट किया जाएगा, देन स्पेसिफिक सेल्स या उनकी प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट किया जाएगा। मोबिलाइज मीन उनको हरकत में लाया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। नतीजतन क्या होगा, वो सेल्स या उन सेल्स की जो प्रोडक्ट्स होंगी वो उस पार्टिकुलर मटेरियल को, मतलब जिस भी टाइप का वो फॉरेन मटेरियल है, जिस भी टाइप का वो पैथोजिन है, उसको बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको बॉडी से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये जो एबिलिटी होगी बॉडी की, उसको हम इम्यूनिटी का नाम जो है वो देंगे। मतलब कि जैसे ही, अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सिंपल वे में देखें कि जैसे ही पैथोजिन बॉडी में एंटर होगा तो पहला काम इम्यूनिटी क्या करेगी, उस पैथोजिन को रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद स्पेसिफिक सेल्स को एक्टिवेट करेगी। ठीक है, वो स्पेसिफिक सेल्स आगे मुतल्लिका प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लाइक इम्यून सेल एक्टिवेट होंगे तो आगे वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। फिर वो एंटीबॉडीज फाइनली क्या करेंगी, उस पैथोजिन को प्रॉपर तरीके से बॉडी से क्या कर देंगी, रिमूव कर देंगे। तो ये जो एबिलिटी है बॉडी की, उसको हम क्या नाम देंगे, इम्यूनिटी का नाम देंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की वो एबिलिटी जिसके जरिए बाहर से आए हुए पैथोजिन को डिटेक्ट किया जाता है, देन बॉडी में मुतल्लिका सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है, वो सेल्स मुतल्लिका प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंड देन वो प्रोडक्ट्स या वो एंटीबॉडीज उस पैथोजिन को बॉडी से क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। तो ये जो एबिलिटी है बॉडी की, इसको हम क्या नाम देंगे, इम्यूनिटी का नाम जो है वो देंगे। अब इसमें जैसे कि मैंने कहा था कि हम इस चैप्टर को डिफेंस मैकेनिज्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर 3 लाइंस ऑफ डिफेंस जो है वो मौजूद हैं। मतलब बॉडी अपने आप को डिफेंड करने के लिए बॉडी के अंदर 3 जो है वो लाइंस हैं, 3 बॉर्डर्स हैं आप कह लें। तो एक हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, अगर एक पैथोजिन उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाता है तो देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा। वो भी नहीं, अगर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा तो साथ ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि इस यहाँ पर बॉडी के अंदर 3 घेरे जो है वो बने हुए हैं। पहले फर्स्ट जो है वो काम करेगा, देन सेकंड काम करेगा, देन जो है वो थर्ड काम करेगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डियर स्टूडेंट्स 3 लाइंस ऑफ डिफेंस जो है वो मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा ब्लर है इसके लिए माजरत, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब कि जब एक पैथोजिन बाहर से बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको रोकेगा कौन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो उसको रोकने का काम करेगा। और ये फौरन जो है फौरन ही काम करता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है। और इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं। मतलब बॉडी के कुछ फिजिकल पैरामीटर्स और कुछ केमिकल पैरामीटर्स होंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो है वो काम कर रहे होंगे। अब इसमें कौन कौन से, तो इसमें स्किन है, म्यूकस है, नेजल हेयर्स हैं, हमारी नेजल कैविटी में जो हेयर्स होते हैं, सलाइवा है, टीयर्स हैं, स्टमक के अंदर एसिड है, HCl है जो बैक्टीरिया वगैरह को जो है वो किल करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं फिजिकल और केमिकल, जो आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेंगे। और इनका मेन मकसद क्या होगा, ब्लॉक द पैथोजिन्स बिफोर दे एंटर द बॉडी। इससे पहले के पैथोजिन बॉडी में एंटर हो, इनका काम होगा कि उन पैथोजिन्स को रोका जाए। ठीक है, अगर किसी वजह से ये लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसको पैथोजिन क्रॉस कर जाता है, अगर पैथोजिन इसको क्रॉस कर जाता है तो देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट होगा। इसको इनेट इम्यून सिस्टम का नाम भी जो है वो देते हैं। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, जो बॉडी के अंदर पहले से ही बिल्ट इन हो, पैदाइश के वक्त ही बॉडी के अंदर जो चीज़ मौजूद हो उसको हम इनेट का नाम देते हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इनेट इम्यून सिस्टम भी कहलाता है।
अब इसका जो रिस्पॉन्स है, एक्ट करने का इसका जो टाइम है वो रैपिड है, मिनट्स टू आवर्स, मतलब ये चंद मिनटों में भी एक्टिव हो सकता है और इसको घंटे भी लग सकते हैं। अब ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ें बॉडी की इन्वॉल्व होती है, तो इसमें बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फैगोसाइट्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, फीवर है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, इंटरफेरोन्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। आगे चल के हम थोड़ा डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो ये मुख्तलिफ सेल्स, मुख्तलिफ जो है बॉडी के रिस्पॉन्स, लाइक फीवर है, इन्फ्लेमेशन, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेंगे। और इनका मकसद क्या होगा कि जो पैथोजिन एंटर हो चुका है, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके बॉडी में एंटर हो चुका है, तो इस डिफेंस का जो मकसद होता है वो उस पैथोजिन पर अटैक करना होता है दैट बाईपास फिजिकल बैरियर्स। तो वो पैथोजिन जो फिजिकल बैरियर्स को, केमिकल बैरियर्स को बाईपास कर चुका है और बॉडी में एंटर हो चुका है, ये सिस्टम, ये डिफेंस एक्टिवेट होकर अपने सेल्स की मदद से उसको क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। फिर इसी के साथ एक तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस भी बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसको हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ डिफेंस है ये वक्त के साथ साथ बेहतर होता चला जाता है। मतलब कि जैसे जैसे इसका सामना पैथोजेंस के साथ होता जाएगा, थ्रू एक्सपीरियंस ये सिस्टम अपने आप को उस हिसाब से डेवलप करता चला जाएगा। जबकि ये ऐसा नहीं होगा, ये इननेट है, इनबॉर्न है, जो जिस तरह से ये पहले दिन से काम करेगा टिल डेथ ये बॉडी में वैसे ही काम करता रहेगा। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये वक्त के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव करता रहेगा थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ पैथोजेंस। सो ये सिस्टम जो है ये स्लोअर होता है आमतौर पे फर्स्ट एक्सपोजर पे, क्योंकि इसको अभी पैथोजन का पता नहीं होता। लेकिन री एक्सपोजर पे ये फास्टर काम करता है। एक पैथोजन एंटर हुआ तो उसको डिटेक्ट करने में, उसके खिलाफ सेल्स को एक्टिवेट करने में, एंटीबॉडीज बनाने में इसको टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार ये एक्टिव हो जाता है, एक पैथोजन को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो उसी दौरान मेमोरी सेल्स भी बनते हैं, जो फ्यूचर में सेम पैथोजन जब एंटर होगा तो इसमें फिर सारा सिस्टम शुरू से एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि जो मेमोरी सेल्स बन चुके हैं वो फौरन उस पर अटैक करके उसको ख़त्म करेंगे। तो फर्स्ट एक्सपोजर स्लो होगा, लेकिन बाद वाले जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो फास्टर होंगे। तो इसमें कौन कौन से बीटा सेल्स बी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, टी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, एंटीबॉडीज होंगी, मेमोरी सेल्स होंगे। तो ये जो सिस्टम है ये आमतौर पे क्या करता है, टारगेट करता है स्पेसिफिक पैथोजेंस को और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन होती है जो काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होती है। तो ओवरऑल समरी जो है वो आपने ये याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 3 लाइंस ऑफ डिफेंस जो है वो मौजूद हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स पर या पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होता है। अगर पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बाईपास कर जाता है, देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है, एंड देन जो है वो फिर आगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये इननेट है, ठीक है, ये भी बाय बर्थ मौजूद होता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये हर टाइप के पैथोजन के खिलाफ काम करेगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो स्पेसिफिक होता है। ये क्या है जी, नॉन, एक तो ये इननेट है, मतलब बाय बर्थ ही बॉडी के अंदर जो है ये बिल्ट इन होता है, लाइक अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये हर टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट जो है ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड एक्ट नॉन स्पेसिफिकली, ये बर्थ से ही मौजूद होता है बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और ये किसी भी टाइप के पैथोजन के खिलाफ काम कर सकता है। ब्लॉक एंट्री ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, और इसके अंदर ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है इसमें 2 टाइप के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। बेसिकली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम है फॉरेन पैथोजन की एंट्री को रोकना। इसका काम पैथोजन को किल करना नहीं है, इसका काम है बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री को रोकना। अब उस पैथोजन की एंट्री को रोकने के लिए इस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो है वो 2 किस्म के बैरियर्स होते हैं,
ठीक है, जो रुकावट क्रिएट करेंगे, जो उस पैथोजन को रोकने की कोशिश करेंगे, उसमें फिजिकल बैरियर्स हैं और केमिकल बैरियर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो चलिए उन बैरियर्स को हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो सबसे जो पहला बैरियर है वो है जी स्किन। तो स्किन एक क्या है, एक फिजिकल बैरियर है, जो कि आप देखते हैं हमारी पूरी बॉडी को स्किन ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो इसका काम क्या है, बाहर से एंटर होने वाले पैथोजेंस को रोकना। अब स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में 2 लेयर्स होती हैं। बाज बुक्स में हायर लेवल पे जब हम जाएंगे तो उसमें आप 3 लेयर्स भी पढ़ते हैं। तो अभी जो आपने याद रखना है वो यही है कि स्किन के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस है, ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे वाली मेन मोटी लेयर होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं। अब डर्मिस जो है ना, डर्मिस के अंदर होते हैं ग्लैंड्स, लाइक सीबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब सीबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं स्किन के ऊपर, सीबम प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। अब इन दोनों सिक्रीशंस के अंदर, ऑयल के अंदर भी और स्वेट के अंदर भी, इन दोनों के अंदर मौजूद होता है एक केमिकल, दैट इज लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ये हमारी स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है, मतलब एंटी माइक्रोबियल केमिकल के तौर पर जो है ये काम करेगा। सेकंड आ जाते हैं सलाइवा की तरफ। सलाइवा जो है, इट कंटेन्स सब्सटेंसेस विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। तो सलाइवा के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। फिर स्पेसिफिकली इसकी जो पीएच होती है, जो कि फ्रेश जो सलाइवा होता है उसकी पीएच 6 to 8 होती है। तो ये जो पीएच होती है ये भी काफ़ी हद तक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती है। तो स्किन अपने ग्लैंड्स की मदद से, जबकि सलाइवा जो है स्पेसिफिकली अपनी पीएच के ज़रिए जो है ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जो है उसके तौर पे काम करते हैं। म्यूकस, अब म्यूकस जो है ये कहाँ बनता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें जितने भी हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको आप कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी जो नेजल कैविटी है, इनके अंदर क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है। ये जो म्यूकस प्रोडक्शन है, बेसिकली ये म्यूकस क्या होता है, एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ये जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है ये क्या करता है, माइक्रोब्स को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली एक तरह से क्या करते हैं, इसी तरह हमारे ईयर्स में वैक्स प्रोडक्शन होती है, वो भी एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रोब्स की जो एंट्री है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। देन स्टमक के अंदर अगर हम देखें तो स्टमक के अंदर जो है वो HCl की प्रोडक्शन होती है, और चूंकि HCl एसिड है इसकी, जिसकी वजह से पीएच काफ़ी कम होती है। ठीक है, लगभग 2 से 3 के करीब पीएच होती है, जो क्या करती है, पैथोजिन को किल करती है। क्योंकि बहुत सारे पैथोजिन्स ऐसे हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, और HCl का एक फंक्शन भी स्टमक के अंदर यह है पैथोजिन्स को किल करना। नेक्स्ट सीबम, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। सीबम जो है ये स्किन के जरिए जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड लैक्टिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। फिर हेयर्स और सीलिया, हेयर्स की अगर हम बात करें तो हेयर्स जो हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट पैथोजिन्स फ्रॉम स्किन। ठीक है, तो हमारे स्किन के ऊपर जो हेयर्स मौजूद हैं ये भी पैथोजिन्स की एंट्री को रोकते हैं। हमारी नेजल कैविटी में जो हेयर्स हैं ये भी पैथोजिन्स की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। फिर सीलिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा, ट्रैकिया, विंड पाइप जो है, इसकी दीवारों में है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ऐसे सेल्स जो हैं, हमारा जो ट्रैकिया है उसमें ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो कि सीलिया पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। तो ये सीलिया जो है ये क्या करते हैं, ये भी क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे किसको, ट्रैप करेंगे किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और चूंकि फिर म्यूकस की प्रोडक्शन भी हो रही होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया भी मौजूद होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कुछ फिजिकल केमिकल बैरियर्स डिस्कस किए जो बॉडी के अंदर पैथोजिन्स की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। याद रहे, अगर कोई पैथोजिन इन तमाम बैरियर से गुजर कर बॉडी में एंटर हो जाता है, मतलब अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एक पैथोजिन बाईपास कर जाता है
तो वो अल्टीमेटली बॉडी में एंटर होगा, और जब बॉडी में एंटर होगा देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब ये एक्टिवेट होगा, याद रखिएगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये भी इनेट होता है, मतलब ये भी बाय बर्थ होता है, और बाय बर्थ होने के साथ साथ ये भी नॉन स्पेसिफिक है, ये हर टाइप के पैथोजन के खिलाफ काम करेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों ही इनेट होते हैं और दोनों ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा कि ये वाला जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये कब एक्टिवेट होता है, जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है, मतलब जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बाईपास कर जाता है पैथोजन और बॉडी में जब एंटर होता है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसके अंदर बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स, मुख्तलिफ पार्टिकुलर सेल्स और कुछ बॉडी के रिस्पॉन्स जो हैं वो काम आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स होंगे और केमिकल रिस्पॉन्स होंगे। उसमें थे फिजिकल बैरियर थे, केमिकल बैरियर थे, इसमें सेलुलर सेल इन्वॉल्व होंगे और कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे जिनकी एक ब्रीफ समरी हमने यहाँ पर जो है वो बना दी है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं जो आगे मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस फिर आगे पैथोजेंस को जो है वो फैगोसाइटोसिस के जरिए आगे हमने पढ़नी है डिटेल, उनको किल करते हैं। फिर एनके सेल्स हैं, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है। तो ये हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स है, ये हमारे पास केमिकल रिस्पॉन्स है, जिसके जरिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो पैथोजेंस को किल करने की जो है वो कोशिश करता है। तो आइए हम इनकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं अगेन एक बार कि जी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कब एक्टिवेट होगा। इफ माइक्रोब्स बिकम सक्सेसफुल टू पेनिट्रेट द स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, देन अब ये दोनों क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं, ठीक है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होने में कामयाब हो जाते हैं, देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो डिफेंस है इसके अंदर क्या मौजूद है, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जो फैगोसाइटोसिस के जरिए पैथोजेंस को खाकर एनगल्फ करके उनको किल कर देंगे, तोड़ देंगे। फैगोसाइटोसिस से हम कहते हैं। इसमें एनके सेल ये सारे जो हैं आगे हमने डिस्कस करने हैं। याद रखिएगा ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है नॉन स्पेसिफिक है, हर टाइप के पैथोजन के खिलाफ ये कारगर है, ठीक है, हर टाइप के पैथोजन के खिलाफ ये काम कर सकता है। चलिए उन सेल्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहले नंबर पर जो सेल्स आएंगे वो आएंगे फैगोसिटिक सेल्स। अब ये फैगोसिटिक सेल्स क्या होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेट डिस्ट्रॉय अदर एबनॉर्मल बॉडी सेल्स, कैंसर सेल्स या बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय एनगल्फिंग देम एंड बाय फैगोसाइटोसिस। कि मतलब फैगोसाइट सेल वो सेल होता है जो पैथोजिन को, कैंसर सेल को या बॉडी के एबनॉर्मल सेल्स को पहले एनगल्फ करेंगे, निगल लेंगे और बाद में निगल लेने के बाद क्या करेंगे, उसको फैगोसाइटोसिस के जरिए अपने लाइसोसोम एंजाइम्स के जरिए उनको तोड़ देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस अमल को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और जो सेल इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं फैगोसाइट सेल या फैगोसिटिक सेल। अब बॉडी में दो फैगोसिटिक सेल्स हैं जो पैथोजेंस को एनगल्फ करके किल करने की सलाहियत रखते हैं। वो कौन से हैं जी, वो दोनों ही बेसिकली ब्लड सेल्स हैं। एक तो हैं जी मैक्रोफेजिस और दूसरे हैं न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों ही फैगोसिटिक सेल्स हैं जो क्या करेंगे, पैथोजेंस को एनगल्फ करेंगे और उसके बाद एनगल्फ करने के बाद फैगोसाइटोसिस के जरिए उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो पहले हम मैक्रोफेजिस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजिस, अब मैक्रोफेजिस के बारे में आपने याद रखना है कि जो मैक्रोफेजिस होते हैं ये मोनोसाइट से बनते हैं। मोनोसाइट्स क्या हैं, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये आम तौर पर जो हैं एंड आर फाउंड इन दी ऑर्गन्स सच एज लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लिम्फ नोड्स रादर देन रिमेनिंग इन द ब्लड, ठीक है।
ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आमतौर पे 10 से 20 घंटे 10 to 20 आवर्स के लिए ही ब्लड के अंदर रहते हैं। उसके बाद ये ब्लड से निकलकर जो है ये बॉडी के ऑर्गन्स में चले जाते हैं, लंग्स में, लीवर में, स्प्लीन में, किडनीज के अंदर चले जाते हैं। और जब ये ब्लड को लीव करके इन ऑर्गन्स में चले जाते हैं तब हम इनके लिए टर्म मैक्रोफेज की यूज करना शुरू कर देते हैं। अब इन ऑर्गन्स के अंदर ये क्या करते हैं, ये पेट्रोल करते हैं, मतलब ये गश्त करते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर विद इन फ्री स्पेसिस अमंग द सेल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग दीज टिश्यूज। तो जैसे ही इन ऑर्गन्स के अंदर, इन टिश्यूज के अंदर बाहर से पैथोजेंस एंटर होंगे तो ये चूंकि गश्त कर रहे होते हैं, तो जैसे इनको पैथोजन का पता चलता है ये उसको एनगल्फ करते हैं और फैगोसाइटोसिस के जरिए उसको तोड़कर ख़त्म कर देते हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के जो मैक्रोफेजेस हैं ये असल में क्या है, मोनोसाइट वाइट ब्लड सेल्स हैं जो 10 to 20 आवर्स के लिए ब्लड के अंदर रहते हैं। उसके बाद ये ब्लड को लीव करके बॉडी टिश्यूज़ में, बॉडी ऑर्गन्स में चले जाते हैं ताकि जब पैथोजेंस इन टिश्यूज़ ऑर्गन्स में एंटर हों तो ये सेल्स उन पर अटैक करके उनको ख़त्म कर सकें। ठीक है, अच्छा अब खत्म कैसे करेंगे तो थोड़ा सा इनका तरीकाकार भी समझ लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है। तो एक तो हमने कहा कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो पैथोजेंस को एनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस के जरिए ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और फंक्शंस हैं मैक्रोफेजेस के। ठीक है, लाइक ये जी मैक्रोफेजेस जो हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर जो है वो काम करेंगे। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर, एपीसीज के तौर पर भी जो है वो काम करेंगे एंड डिस्प्ले सम पार्ट ऑफ माइक्रोब्स ऑन देयर सरफेस। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब एक मैक्रोफेज जो है एक पैथोजन को एनगल्फ करेगा, एनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस के जरिए उसको तोड़ेगा, तो उसके जो पार्ट्स, जो डैमेज पार्ट्स होंगे, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं उन डैमेज पार्ट्स को अपनी सरफेस के ऊपर जो है वो एक्सपोज कर देते हैं। असल में मैक्रोफेज जो सेल्स होते हैं इनके अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, उस डैमेज शुदा पैथोजन के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको सरफेस पर जो है एक्सपोज करती हैं ताकि बॉडी के दूसरे सेल्स को भी बताया जा सके, उनको भी इन्फॉर्म किया जा सके कि एक पैथोजन बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो चुका है। तो इसलिए हम इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का नाम भी देते हैं। और आमतौर पर बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये जो पैथोजन के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चलता है, आमतौर पे हम उसके लिए एंटीजन की टर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग फैगोसाइटोसिस तो करेंगे ही करेंगे, फैगोसाइटोसिस के बाद उस पैथोजन के जो डैमेज पार्ट्स होंगे उनको सरफेस के ऊपर एक्सपोज करेंगे, ये सेल अपनी सरफेस पे एक्सपोज करेंगे ताकि बॉडी के दूसरे सेल्स को ये पता चल सके कि पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। ठीक है, नंबर 2, द मैक्रोफेजेस आल्सो सिक्रीट मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स। तो एक तो ये प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करेंगे, दूसरा ये सेल्स क्या करेंगे, कुछ प्रोटीन्स भी बनाएंगे, कुछ प्रोटीन्स भी बनाएंगे when they perform phagocytosis of the microbes। तो जब ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फैगोसाइटोसिस कर रहे होंगे तो उस दौरान ये कुछ प्रोटीन्स भी सिक्रीट करेंगे। अब वो प्रोटीन्स मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। नंबर 1, कुछ प्रोटीन्स क्या करेंगी, ट्रिगर करेंगी मैच्योरेशन ऑफ मोनोसाइट्स इनटू मैक्रोफेजेस। कुछ प्रोटीन्स उनमें से ऐसी होंगी जो मजीद मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट करेंगी ताकि मैक्रोफेजेस की तादाद बढ़ाई जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजेंस को किल किया जा सके। नंबर 2, एक प्रोटीन होगी उसमें इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 ये प्रोटीन क्या करेगी, सिग्नल देंगी ब्रेन को टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जिसे फीवर, ये बॉडी का जो केमिकल रिस्पॉन्स है ये जनरेट होगा, ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का एक तरीका है। फिर कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होंगी जो कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। अब स्पेसिफिक, अभी तक हमने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा वो नॉन स्पेसिफिक था, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक हमारे पास एक ही रिस्पॉन्स है और वो है जी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी साथ में ही जो है वो एक्टिवेट कर देंगे। तो
पहला काम मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, उस पैथोजन को एनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस करेंगे। नंबर 2, ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस मल्टीपल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोटीन मजीद मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट करेंगी। इन्हीं में से एक प्रोटीन फीवर रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करेगी। इन्हीं में से कुछ प्रोटीन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट करेंगी, जो आगे हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। फिर हमने कहा था आफ्टर फैगोसाइटोसिस जो डैमेज पार्ट्स होंगे उनको सरफेस पे एक्सपोज किया जाएगा ताकि बॉडी के अदर सेल्स को भी जो है वो इन्फॉर्म किया जा सके। तो इसका मतलब है मैक्रोफेजिस मल्टीपल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से जो है वो डियर स्टूडेंट समझते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास जो है लेट्स से ये हमारे पास जो है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैक्रोफेजिस जो कि टिश्यू के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही, और लेट्स से ये पैथोजिन है जो कि एंटर हो चुका है। अब जैसे ही पैथोजिन एंटर होगा तो ये जो मैक्रोफेज सेल्स हैं ये इस पैथोजिन को एनगल्फ करेंगे एंडोसाइटोसिस के जरिए। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होती है और यूं उसको पैथोजिन को वैक्यूल की फॉर्म में बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर लिया जाता है। तो पहले तो ये सेल्स क्या करेंगे, इस पैथोजिन को एनगल्फ करेंगे। एनगल्फ करने के बाद क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस के जरिए अपने लाइसोसोम्स के जरिए इसको अपने अंदर इस पैथोजन को तोड़ देंगे, इसकी बॉडी को ख़त्म कर देंगे, इसको किल कर देंगे, डेट इज़ फैगोसाइटोसिस। अब हमने कहा था कि जब फैगोसाइटोसिस होगी तो जो डैमेज पार्ट्स होंगे उन डैमेज पार्ट्स को ये मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, ये अपनी सरफेस के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं ताकि बॉडी के अब ये डैमेज पार्ट्स हैं जिनको सरफेस के ऊपर एक्सपोज किया जा रहा है आफ्टर फैगोसाइटोसिस, ताकि बॉडी के अदर सेल्स को क्या किया जा सके, इन्फॉर्म किया। तो इस वक्त ये क्या कर रहा है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर ये काम कर रहा है। मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर काम कर रहा है। फिर हमने ये भी कहा था कि जी पिछली ही स्लाइड में हमने ये भी पढ़ा था कि मैक्रोफेजेस जो हैं ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस ये कुछ प्रोटीन्स भी, तो पहला काम तो ये हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया, डिस्प्ले करेंगे उसको। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि ये क्या करेंगे जी, प्रोटीन्स को भी सिक्रीट करेंगे। और हमने कहा था 3 टाइप की प्रोटीन सिक्रीट होती हैं। एक हमने पढ़ा था वो प्रोटीन सिक्रीट होगी जो क्या करेगी, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था सी पॉइंट में, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, मतलब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था एक प्रोटीन होगी इंटरल्यूकिन 1, ये प्रोटीन क्या करेगी, जाके ब्रेन में हाइपोथैलेमस वाला जो पोर्शन होगा उससे रेलिवेंट होगा, उसको जाके स्टिमुलेट करेगी जिससे आगे फीवर केमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तीसरा हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होंगी जो मजीद मोनोसाइट्स को किसमें कन्वर्ट करेंगी, मैक्रोफेजिस के अंदर कन्वर्ट करेंगी। तो ये हमने ये ए पार्ट में पढ़ा था, ये हमने बी पार्ट के अंदर पढ़ा था और ये हमने सी पॉइंट के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी समझ आई होगी आपको कि जो मैक्रोफेजेस हैं ये असल में वाइट ब्लड सेल्स ही हैं, मोनोसाइट वाइट ब्लड सेल्स जो 10 to 20 आवर्स के लिए ब्लड में रहते हैं। फिर उसके बाद ये बॉडी ऑर्गन टिश्यूज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं और मैक्रोफेजेस जो हैं फैगोसाइटोसिस करते हैं पैथोजेंस की, फिर उनके डैमेज पार्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करते हैं। देन ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस ये मल्टीपल प्रोटीन्स भी जनरेट करते हैं जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी जनरेट करती हैं, फीवर रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करती हैं और मजीद मोनोसाइट्स को भी मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करने का काम जो है वो करती हैं। मैक्रोफेजेस के बाद अब हम आते हैं सेकंड फैगोसिटिक सेल की तरफ। सेकंड फैगोसिटिक सेल की तरफ हमने कहा था 2 फैगोसिटिक सेल्स हैं, एक मोनोसाइट्स है और एक फैगो जो है वो हमारे पास मोनोसाइट मीन मैक्रोफेजेस और दूसरा न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है इनका, ये भी हाईली मोबाइल होते हैं, गश्त करते रहते हैं एंड मूव लाइक अमीबा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स आल्सो रिलीज फैगोसाइटोसिस तो ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, ये एक लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करेंगे एंड सर्टेन केमिकल्स जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, किल करेंगे। मतलब फैगोसाइटोसिस में लाइसोसोम के ही एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये ऐसे केमिकल्स भी सिक्रीट करेंगे जो फैगोसाइटोसिस के साथ साथ, ये तो फैगोसाइटोसिस करवाएंगे लेकिन साथ में ऐसे केमिकल्स भी सिक्रीट करेंगे जो फैगोसाइटोसिस के साथ साथ किस में इन्वॉल्व होंगे, ये जी इन्वॉल्व होंगे इन्फ्लेमेशन में।
वहां पे क्या हो रहा था, मैक्रोफेज क्या कर रहे थे, मैक्रोफेजिस फैगोसाइटोसिस भी कर रहे थे, साथ में फीवर रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट कर रहे थे। ये फैगोसाइटोसिस भी कर रहे हैं, साथ में इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जी हम आते हैं एनके सेल्स की तरफ, ये भी सेकंड ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस में ही आते हैं। ठीक है, दो हमने फैगोसिटिक सेल्स पढ़ लिए दो। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ जिसका नाम है एनके सेल्स। हम इनको नॉर्मली कह रहे होते हैं एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स ये क्या है जी, पहले आपने याद रखना है कि ये टी सेल की एक टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ टी सेल। ठीक है, टी लिम्फोसाइट आगे चल के हम पढ़ेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये टी सेल्स आते हैं, इनकी मल्टीपल टाइप्स उनमें से एक ये भी है। एनके सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं ये डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं करते, तो फिर ये कैसे काम करेंगे, दे स्ट्राइक एट दी कैंसरस सेल्स और सेल्स दैट हैव बीन इन्वेडेड बाय वायरसेस। ठीक है, ये सेल्स करते क्या हैं, दीज सेल्स किल देयर टारगेट। ये क्या करती हैं जी, ये आमतौर पे जो सेल्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते। ठीक है, ये सेल्स क्या करते हैं जी, ये किल करते हैं अपने टारगेट को बाय रिलीजिंग परफोरिन्स। ठीक है, ये परफोरिन्स ये क्या करेंगे, पंच होल्स थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। तो जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे। The pores formed by these proteins allow the passive diffusion of certain apoptotic proteases known as granzymes into the target cell and the cell dies by apoptosis. तो बेसिकली जो एनके सेल्स हैं ये अपोप्टोसिस करवाते हैं, मतलब वो सेल्स जिन पर पैथोजिन्स अटैक कर चुके हैं, वो सेल्स जो कैंसर ज़दा हो चुके हैं, ये उन सेल्स की क्या करवाते हैं, अपोप्टोसिस करवा देते हैं। मतलब वो सेल्स अपने आप को क्या करना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अपोप्टोसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें सेल अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक कैंसरस सेल या एक पैथोजिन इन्फेक्टेड सेल जब अपने आप को ख़त्म कर लेगा तो इससे जो बाकी सेल्स हैं उनके सर्वाइवल में काफ़ी मदद मिलेगी, वो इन्फेक्शन दूसरे सेल्स तक जो है वो नहीं फैल सकेगा। तो एनके सेल्स का भी ये फंक्शन जो है वो आपने याद रखना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास, याद रखिएगा ये आपको सिर्फ कुछ डिटेल जो आपके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए सिर्फ वही आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमने फैगोसिटिक सेल्स पढ़ लिए दो टाइप के, एनके सेल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एनके सेल्स का, याद रखिएगा वो अपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है डियर स्टूडेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये 30 से ज़्यादा प्रोटीन्स का जो है वो एक ग्रुप है। ओवर 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का ये ग्रुप है जिसको हम कह रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं जी, ये ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। ये सारी जो 30 या 30 से ज़्यादा जो 30, बाज़ बुक्स में 30 लिखा होता है, ये जो 30 प्रोटीन्स का ये जो ग्रुप है जिसको आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कह रहे होते हैं, ये ब्लड के अंदर पाई जाती हैं प्रोटीन्स। जनरली ये लीवर इनको बना रहा होता है, इन प्रोटीन्स को या तो लीवर बना रहा होता है या फिर कुछ ऐसी हैं जिनको मैक्रोफेजिस भी बना रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली सर्कुलेटेड, और ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं इनएक्टिव फॉर्म में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, ये लगभग 30-30 प्रोटीन्स का एक नेटवर्क है, ग्रुप है। ये प्रोटीन्स जो कि लीवर के अंदर आमतौर पे बनती हैं, कुछ मैक्रोफेज सेल्स भी बनाती हैं, ये ब्लड के अंदर इनएक्टिव हालत में जो है ये पाई जाती हैं। और जब पैथोजिन एंटर होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। और याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ ही फेवरेबल है, मतलब ये वायरस के खिलाफ ये काम नहीं करती प्रोटीन, ये सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ ही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी ही रखती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ही जो है वो रखती हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये तो पता चल गया, 30 प्रोटीन्स होती हैं, इसमें लीवर वगैरह बनाता है, ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, पैथोजिन के एंटर होने पर ये एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, अब करेंगी कैसे काम कैसे करेंगे, द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करती हैं, हेल्प फैगोसाइट्स मतलब मैक्रोफेजिस को हेल्प करती हैं टू रिकॉग्नाइज एंड क्लियर दैट फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब कि क्या होगा कि जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी, एक तरीका
इनके मल्टीपल काम हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम कई तरीके से काम करता है। पहला वे जो हम पढ़े वो क्या है कि ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होंगी ये उस पैथोजिन के साथ अटैच हो जाएंगी। जब ये पैथोजिन से अटैच हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, बहुत सारे मैक्रोफेजिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पैथोजिन के साथ अटैच होकर मैक्रोफेजिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ताकि वो आकर इन पार्टिकल्स को एनगल्फ करके इनको फैगोसाइटोसिस के जरिए खत्म कर दें। पहला फंक्शन तो इनका ये है। दूसरा फंक्शन इनका क्या है, दे कॉज डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करती हैं, ठीक है, ताकि मजीद इन्फ्लेम, और जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होती है मैक्रोफेजिस भी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक तरीका है मैक्रोफेजिस को अट्रैक्ट करने का। नंबर 3, इट अटैक्स दी पैथोजिन्स सेल वॉल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं इनमें से कुछ प्रोटीन्स क्या करती हैं, पैथोजिन की सेल वॉल पर अटैक करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं बाय मेकिंग नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कुछ प्रोटीन्स आपस में जुड़कर एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और वो नीडल जाके, नीडल का मतलब है वो जाके सेल वॉल को पहले परफोरेट करेंगी, फिर मेम्ब्रेन को जो है वो बस्ट करेंगी, जिससे मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, सेल वॉल भी फट जाएगी, मेम्ब्रेन भी फट जाएगी और यूं वो पैथोजिन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जी पूछ रहा है, आगे चल के हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देखते हैं, ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं, बल्कि पहले फंक्शंस को पढ़ लेते हैं फिर हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जी हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो लेट्स से ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, लाइसिस करवाते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी, अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है ना, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जुड़कर आपस में इस तरीके से एक बड़ी सी नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो अब ये टारगेट सेल, मतलब ये पैथोजिन सेल है, तो ये जाकर क्या करेंगे, पहले उसकी सेल वॉल को परफोरेट करेंगे, फिर उसकी मेम्ब्रेन को, मतलब सेल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, सेल की ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये हम बात करें पैथोजिन सेल की, पैथोजिन के सेल की ब्रेक डाउन होगी। तो एक फंक्शन तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ये है। दूसरा क्या है कि जी यहां पर आप देखें, ये हमारे पास है, यहां पर आप देखें जी, ये हमारे पास है जी बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के साथ ये देखें, यहां पर ये अटैच है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। आपको याद है हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जाकर पैथोजिन के साथ अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद ये क्या करती है, मैक्रोफेजिस को, मतलब जो कि एक फैगोसिटिक सेल है, उसको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस पैथोजिन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अटैच हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अटैच होने के बाद क्या करती हैं, ये फैगोसिटिक सेल्स को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। तो फैगोसिटिक सेल आएगा, वो आके बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा। देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो रही है, एंडोसाइटोसिस के जरिए इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है और फिर वैक्यूल की शक्ल में उसको अपने अंदर ले जाकर लाइसोसोम्स के जरिए उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। फिर एक हमने ये भी कहा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ये इन्फ्लेमेशन में भी रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आगे चल के हम इन्फ्लेमेशन कैसे होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन भी क्या करती है, फैगोसाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये तीसरा यहाँ पे भी तरीका है, यहाँ पे जिसमें क्या होगा, जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होंगी एंटीबॉडीज के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी, तो ये भी फैगोसाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। खैर ये जो 2-3 चीजें थी ये आपने याद रखनी है इसमें। देखिए इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है जी। ये हमारे पास जी एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी डिफेंस। प्राइमरी डिफेंस, प्राइमरी मीन पहला डिफेंस कौन सा है, जो फर्स्ट जो डिफेंस है। तो फर्स्ट डिफेंस में क्या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो अभी हम पढ़े थे, अभी इंटरफेरोन्स भी पढ़े, ये है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। फिर जनरल इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो खाली जो इन्फ्लेमेशन है ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन एंड मेमोरी ऑफ पैथोजेंस, ये भी हमारे पास किस में आ रही होती है, ये भी हमारे पास किस में आ रही होती है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। अब स्पेसिफिक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो प्राइमरी में हमारे पास एक ही है जी, डेट इज फिजिकल कंपोनेंट। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही जो है वो इन्वॉल्व होता है जी। तो अब हम बात करते हैं इंटरफेरोन्स की।
हमने फेगोसाइट सेल्स जो है वो डिस्कस कर लिए, मैक्रोफेजीज, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद हमने जो है वो कम्प्लीमेंट सिस्टम डिस्कस किया, एनके सेल्स डिस्कस किए। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है जी हमारे पास इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स क्या है जी? इंटरफेरोन्स बिलोंग टू द लार्ज क्लास ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली इंटरफेरोन कोई सेल नहीं है, ये बेसिकली खास किस्म की प्रोटीन्स हैं। और ये किस क्लास से बिलोंग करती हैं? साइटोकाइन प्रोटीन क्लास से जो है वो बिलोंग करती हैं, विच आर दी मॉलिक्यूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब यहाँ पे गौर करें, कम्युनिकेशन। तो इंटरफेरोन, ये जो एंटी वायरल प्रोटीन्स भी इनको कहा जा रहा होता है, ये बेसिकली साइटोकाइन जो है प्रोटीन्स फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। ये क्या कहते हैं, जब किसी सेल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो इंटरफेरोन प्रोटीन्स हैं ये नेबरिंग सेल्स को कम्युनिकेट करती हैं कि यहाँ पर एक वायरस है जो कि इन्फेक्टेड हो गया। तो ये कम्युनिकेशन का काम करती हैं। आगे चल के डायग्राम में आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आएगा। इंटरफेरोन्स कम्युनिकेशन का काम करते हैं। नंबर 2 याद रखना है, दे आर मेड एंड रिलीज्ड बाय होस्ट सेल्स। होस्ट सेल क्या होता है? वो सेल जिस पर पैथोजिन अटैक कर चुका है, जिस पर वायरस अटैक कर चुका है, उसको हम कहते हैं होस्ट सेल। तो वो जब एक होस्ट सेल पर वायरस अटैक कर देता है तो उसके नतीजे में इंटरफेरोन्स, वो सेल क्या करता है? इन इंटरफेरोन्स को बनाता है और रिलीज करता है, ठीक है, स्पेसिफिकली वायरस। तो जब एक वायरस पर, एक सेल पर वायरस अटैक कर देता है तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? होस्ट सेल, ठीक है, या इन्फेक्टेड सेल। तो नतीजे में वो क्या करता है? जब वायरस अटैक करता है तो उस सेल के अंदर वायरस के खिलाफ जो वायरल जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे एंटी वायरल प्रोटीन्स इंटरफेरोन्स बनती हैं, जो फिर वो सेल क्या करता है? अपने नेबर के अंदर भी, नेबरिंग एरिया में भी रिलीज कर देता है, ठीक है। दे एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स विच प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड रेप्लिकेटिंग इट्स आरएनए और डीएनए। अब वो जो इंटरफेरोन्स रिलीज हुई हैं, ठीक है, वो जाके क्या करेंगी? दूसरे सेल्स को, दूसरे जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको बताएंगी। वो दूसरे सेल्स में जब एंटर होंगी, नेबरिंग सेल्स में जब एक्टिवेट होंगी, तो वो सेल्स क्या करेंगे? रेप्लिकेटिंग इट्स आरएनए डी। इन दिस वे इंटरफेरोन्स लिमिट सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ ट्रांसफर वायरस ट्रांसफर इन द बॉडी। पहले जरा ना आप डायग्राम को समझें, ये चीजें आपको भी समझिए, डायग्राम की मदद से हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जी हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, इसको आप कह लें होस्ट सेल। होस्ट सेल क्यों कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि इस पर ये वायरस अटैक कर चुका है। जब ये वायरस इस सेल पर अटैक करेगा, होस्ट सेल पर अटैक करेगा, तो होस्ट सेल क्या बनाता है? वो बनाएगा इंटरफेरोन्स। रिस्पॉन्स में, इस वायरस के रिस्पॉन्स में होस्ट सेल क्या करता है? इंटरफेरोन्स, एंटी वायरल प्रोटीन्स बनाता है। अब बनाने के बाद वो क्या करता है? इनको मेड एंड रिलीज, हमने पढ़ा था मेड एंड रिलीज, तो बनाने के बाद उनको रिलीज कर देता है। अब ये जो इंटरफेरोन्स रिलीज होंगी, नेबर, ये नेबरिंग सेल्स हैं, इस सेल के, इस इन्फेक्टेड सेल के नेबरिंग सेल्स हैं। अब ये 3 काम करेंगी। पहला काम, ये जो इंटरफेरोन्स होंगे, इंटरफेरोन जाके नेबर सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ अटैच होंगे। अटैच होने के बाद क्या करेंगे? सिग्नल्स नेबरिंग अनइन्फेक्टेड सेल, ये वो सेल है जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ, ये नेबरिंग अनइफेक्टेड सेल है, जिससे ये क्या होगा? जब ये इंटरफेरोन जाकर इस सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच होगी तो ये इसको सिग्नल देंगे, इस नेबरिंग सेल को सिग्नल देगी। क्या सिग्नल देगी? कि ये सेल अपना आरएनए जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, अपने आरएनए को क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि जब वायरस अटैक करता है तो वायरस अटैक करके वो क्या करता है? उसका जो जीनोम एंटर होता है सेल के अंदर, वो क्या करता है? वायरस क्या करता है? जब सेल पर अटैक करता है तो उसकी जो जेनेटिक मशीनरी होती है उसको हाईजैक कर लेता है अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या होगा कि जब इंटरफेरोन जाकर इस अनइफेक्टेड सेल के साथ अटैच होगा तो इसको एक सिग्नल मिलेगा। वो सिग्नल क्या होगा? कि ये वायरस अपने अंदर मौजूद आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वायरस जब इस पर अटैक करेगा तो वो अपने जीनोम को एंटर करेगा इस सेल में, और हाईजैकिंग के लिए वो जो जीनोम होता है वो जाकर क्या करता है? होस्ट सेल के आरएनए या डीएनए से आमतौर पे अटैच होता है, देन वो अपनी मल्टीप्लिकेशन जा रहे हैं। तो अगर सेल अपने आरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, आरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वायरस अगर अटैक करेगा भी इस सेल पर तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी।
उसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। वही हम चीज़ यहाँ पे डियर स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे। दे एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स विच प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड रेप्लिकेटिंग इट्स आरएनए और डीएनए। इन दिस वे इंटरफेरोन्स लिमिट सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ वायरस इन द बॉडी। तो जब वो इंटरफेरोन जाके उस नेबरिंग सेल को सिग्नल देगा कि वो अपने आरएनएस वगैरह को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, या उस सेल के अंदर आप इसको इस तरह भी समझें कि वो इंटरफेरोन जब नेबरिंग सेल के साथ जाकर अटैच होगा तो नतीजे में उस नेबरिंग सेल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बल्कि वो कहना ये चाह रहा है उसमें ऐसे मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे कि जैसे ही वायरस एंटर होगा वो वायरस को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे कि वो आरएनए और डीएनए जो है वो अपने रेप्लिकेट ना कर सके। ठीक है, दूसरा तरीका जी, दूसरा तरीका ये आपने याद रखना है। दूसरा तरीका क्या है कि जब ये जो इंटरफेरोन्स होंगी, ये इंटरफेरोन नेबरिंग सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच होंगी तो उसको सिग्नल देंगी अनइफेक्टेड सेल टू अंडरगो अपोप्टोसिस, कि जैसे ही वायरस उस पर, अब चूंकि इस पे वायरस अटैक कर रहा है इसलिए हम इसको इन्फेक्टेड सेल कह रहे हैं, तो इंटरफेरोन इस सेल को एक सिग्नल देंगे कि वो अपनी अपोप्टोसिस शुरू कर दे। जब ये सेल अपनी अपोप्टोसिस शुरू कर देगा, मतलब ये सेल अपने आप को खत्म कर लेगा, तो वो वायरस उसके अंदर रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सेल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अपोप्टोसिस करवा देगा। तीसरा जो काम इंटरफेरोन्स करती हैं वो क्या है कि नेबरिंग सेल्स को जाके जब अटैच होती हैं तो उसके अंदर क्या करती हैं, इम्यून सेल्स को, ये सॉरी इंटरफेरोन्स क्या करती है, बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं उनके साथ जाके अटैच होती है और उनको एक्टिवेट करती है, जो कि बेसिकली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का जो है वो पार्ट है। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी तो इंटरफेरोन्स के 3 काम है जी। इंटरफेरोन्स का काम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना है। नंबर 2 इन्फेक्टेड सेल्स में अपोप्टोसिस करवाना है। नंबर 3 जो नेबरिंग सेल्स हैं जो अभी तक अफेक्टेड नहीं हुए उनके अंदर क्या करवाना है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करवाना है जिससे क्या होगा, आरएनए वगैरह जो है वो वायरस के नहीं बन सकेंगे, वो अपने आप को मल्टीप्लाई जो है वो नहीं कर सकेंगे। ये इंटरफेरोन्स का यहाँ पर दोबारा आते हैं। इंटरफेरोन्स आल्सो एक्टिवेट इम्यून सेल्स सच एज एनके सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। अच्छा, ये वाले सेल्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। कौन से सेल्स में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कह रहा था, सॉरी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, जो कि फिर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि एनगल्फ करेंगे उनको और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को जो है वो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसके अलावा इंटरफेरोन सिग्नल नेबरिंग अनइफेक्टेड सेल टू डिस्ट्रॉय आरएनए एंड रिड्यूस प्रोटीन्स, जो हमने पहला फंक्शन डायग्राम में देखा। सिग्नल नेबरिंग इन्फेक्टेड सेल्स को अपोप्टोसिस कर ले, और तीसरा हमने कहा कि वो इम्यून सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करेंगे। याद रखिएगा उसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स भी होते हैं, सिर्फ मैक्रोफेजेस एनके सेल्स नहीं होते, लिखा हुआ है इम्यून सेल्स में स्पेसिफिक सेल्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये साथ ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट जी हम आ जाते हैं इंटरफेरोन्स के बाद हम आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन की तरफ। तो हमने कहा था इसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, फीवर भी होता है, ये भी काफ़ी हद तक जो है वो रोल प्ले करती हैं। सो इन्फ्लेम पैथोजेंस की किलिंग में इन्फ्लेमेशन का रोल क्या है। इन्फ्लेमेशन पहले तो याद रखना है ये लोकलाइज भी हो सकती है, सिस्टेमिक भी हो सकती है। ठीक है, द क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन अगर कहीं होती है तो उसके साइंस क्या है, हीट, वहाँ पे हीट महसूस होगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, पेन, रेडनेस होगी, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन इन केस ऑफ इंजरी। ठीक है, अब सवाल है कि इन्फ्लेमेशन होगी कब। तो लेट्स से अगर कोई टिश्यू इंजर्ड होता है या पैथोजिन वहां पर एंटर होता है, ठीक है, तो उस पैथोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से, उस पैथोजिन के पैदा करदा इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से उस जगह पर क्या होगी, कुछ सीक्वेंस में कुछ इवेंट्स एक्टिवेट होंगे जो इन्फ्लेमेशन का बायस बनेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले द डैमेज्ड सेल, मतलब वो सेल जो इंजर्ड हुआ है वो क्या करेगा, जैसे ही एक सेल इंजर्ड होता है तो वो सेल क्या करता है, कुछ केमिकल सिग्नल्स, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है उस जगह पे। जैसे एक सेल इंजर्ड होता है वहां पे कुछ केमिकल सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन क्या करेगा, ये उस जगह पर, उस टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन करवाएगा। वेसो डायलेशन से क्या होगा कि वहां पे ब्लड वेसल्स स्टार्ट लीकिंग।
मतलब उस ब्लड से फैगोसिटिक सेल्स जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, टिश्यू के अंदर आएंगे और आकर अगर वहाँ पे पैथोजेनिक इन्फेक्शन है, पैथोजन एंटर हुआ तो उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और अगर इंजरी की वजह से जहाँ वो जो वेस्ट वहाँ पे बना है सेल्स का उसको क्या करेंगे, इनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस के जरिए उसको ख़त्म कर देंगे ताकि टिश्यू की हीलिंग की जा सके। आप इस चीज़ को इस डायग्राम के जरिए समझे कि जैसे ही पैथोजिन एंटर होगा, यहाँ पे आप इसको ज़रा समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है। तो ये वो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो कि होंगे। कब होंगे, अब ये यहाँ पे एक पिन दिखाई गई है, ठीक है, ये पिन क्या कर रही है, लेट्स से इस पिन, ये पिन जो है इस टिश्यू को क्या कर रही है, इंजर्ड कर रही है, ठीक है। यहाँ ये पैथोजिन है जो इस टिश्यू के अंदर जो है वो एंटर हो चुका है। तो अगर टिश्यू इंजरी होती है या पैथोजिन की एंट्री होती है तो इंजरी की वजह से और पैथोजिन के इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या पैदा होंगे, केमिकल्स पैदा होंगे। वो बेसिकली यहाँ पे मास्ट सेल्स होते हैं, वो मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामाइन केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामाइन केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। आई रिपीट, जैसे ही टिश्यू इंजरी होगी या पैथोजिन की एंट्री से इन्फेक्शन होगा तो इस पैथोजेनिक इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से यहाँ टिश्यू के अंदर मौजूद मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी हद तक, मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे और वो क्या करेंगे, केमिकल बनाएंगे, हिस्टामाइन केमिकल। ये हिस्टामाइन केमिकल क्या करेंगे, ये हिस्टामाइन केमिकल वेजोडाइलेशन करवाएंगे। उस इंजरी वाली साइड पर जो ब्लड वेसल होगी उसको क्या करवाएंगे, डायलेट करवाएंगे, ठीक है, उसको डायलेट करवा देंगे। वेजोडाइलेशन से क्या होगा कि जो ब्लड लीकिंग से मुराद है उसके अंदर जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सेल्स बाहर निकलेंगे, उसमें ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स भी होंगे, मल्टीपल जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, हिस्टामाइन रिलीज होगा तो क्या होगा, कैपिलरीज डायलेट करेंगी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मुख्तलिफ जो ब्लड के अंदर, जैसे इसमें ये मैक्रोफेजेस होंगे, ये भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे इंजरी वाली साइट पर, जिससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये मैक्रोफेजेस ये बाहर जा रहे हैं, वाइट ब्लड सेल ये यहाँ पे लीक आउट हो रहे हैं और ये लीक आउट होकर क्या करेंगे, उस इन्फेक्शन साइट पर जो सेल डेब्रिस है या जो पैथोजिन है उनको एनगल्फ करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, और फैगोसाइटोसिस के जरिए उसको खत्म कर देंगे ताकि उस टिश्यू को हील किया जा सके, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जी, फीवर का रोल भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है वो इन्वॉल्व होता है। फीवर जिसको हम बायोलॉजिकली पायरेक्सिया, बायोलॉजिकल टर्म हम पायरेक्सिया भी यूज़ करते हैं इसके लिए। फीवर या पायरेक्सिया कब होगा, ये होता है केमिकल की वजह से, इसका नाम है पायरोजिन्स। और ये केमिकल रिलीज कब होते हैं, रिलीज्ड बाय इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, कि मतलब जो पैथोजिन बॉडी में एंटर हुए हैं, तो पैथोजिन बॉडी में एंटर होने के बाद कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरोजिन्स। एक तो पायरोजिन कहाँ से आएंगे, पैथोजिन से आएंगे। नंबर 2, वाइट ब्लड सेल जैसे ही पैथोजिन बॉडी में एंटर होते हैं तो बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड एंडोजीनस पायरोजिन। तो बताने का मकसद कि जब पैथोजिन बॉडी में एंटर होगा, ब्लड में एंटर होगा, तो पैथोजिन क्या करेंगे, पायरोजिन नामी केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। फिर जो वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी के ल्यूकोसाइट्स भी जिनको हम कहते हैं साइंटिफिकली, तो जब ये एक्टिवेट होंगे, वाइट ब्लड सेल जब एक्टिवेट होंगे उस पैथोजिन के एंटर होने के बाद, जब ये वाइट ब्लड सेल एक्टिवेट होंगे तो ये भी पायरोजिन नामी केमिकल बनाएंगे। मतलब कि पैथोजिन भी पायरोजिन केमिकल बनाएगा और उस पैथोजिन के पैदा करदा इन्फेक्शन की वजह से एक्टिवेट होने वाले जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी पायरोजिन बनाएंगे। अब ये जो पायरोजिन केमिकल है ये क्या करेगा, दीज पायरोजिन इंक्रीज टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसने एक हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट जो है वो रखा होता है 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड मैमल्स के केस में, ठीक है, मैमल्स में। तो ये क्या करता है जी, ये पायरोजिन केमिकल जाके हाइपोथैलेमस के उस सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करता है, जिसके नतीजे में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से क्या होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होगा, फीवर होगा, जो क्या करेगा, इंक्रीज दी एक्टिविटी ऑफ फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल डेट अटैक अपॉन बैक्टीरिया। तो ये जो हीट होती है, ये जो
जहाँ पे फीवर होगा ये भी बेसिकली फैगोसिटिक सेल्स को अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड, क्योंकि जहाँ पे हीटनेस होगी, ठीक है, वहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल्स फैगोसिटिक जो मैक्रोफेजेस हैं ये खींचे चले जाएंगे ताकि वहाँ पे जाके उस पैथोजन को किल किया जा सके। द एंडोजीनस पायरोजीन आल्सो काज अदर सेल्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। अब ये जो वाइट ब्लड सेल का जो पैदा करदा पायरोजीन है, एक तो वो हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करके फीवर को इन्हांस करेगा। सेकंड, यही जो पायरोजीन होंगे सिर्फ वाइट ब्लड सेल की क्या करेंगे, ब्लड के अंदर आयरन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देंगे, ठीक है। और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको आयरन चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए एट टेम्परेचर ऑफ 38 और 39 देन 37। सो फीवर एंड रिड्यूस्ड आयरन, तो एक फीवर होगा पायरोजीन की वजह से, दूसरा आयरन की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो ये क्या करेगी, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन जो स्पीड है उसको कम कर देगी, मतलब इन्फेक्शन की जो स्प्रेडिंग है उसको क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। नंबर 2, फीवर आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स। फीवर की वजह से क्या होगा, इंटरफेरोन्स की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, डेट ट्रेवल टू अदर सेल एंड इंक्रीज देयर रेजिस्टेंस टू वायरल अटैक। ये हम पढ़ चुके हैं कि वो जाके इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स को, नेबरिंग अनइफेक्टेड सेल्स को क्या करते हैं, उनको उनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल एक्टिवेट करते हैं जिससे वो सेल अपने आरएनए को, अपनी प्रोटीन्स को ख़त्म कर देते हैं, जिससे वायरस उन पर अटैक नहीं कर पाता। हायर बॉडी टेम्परेचर में डायरेक्टली इनएक्टिवेट द वायरस पार्टिकल्स, पार्टिकुलरली एनवेलप्ड वायरस। ये हम वायरस वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक एडिशनल जो है वो कवरिंग होती है आउटसाइड कैप्सिड, जो कि होस्ट सेल की मेम्ब्रेन ही बनाती है, इसको हम ऐसे वायरस को हम कहते हैं एनवेलप्ड वायरसेस विच आर मोर हीट सेंसिटिव देन नॉन एनवेलप्ड, या नेकेड वायरसेस भी हम इनको कहते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ सम वायरसेस इज रिड्यूस्ड एट हायर टेम्परेचर, देयरफॉर फीवर में इनहिबिट रेप्लिकेशन। तो फीवर जो है ये बहुत सारे वायरसेस की जो रेप्लिकेशन है उसको भी क्या करता है, पैथोजेंस को, बैक्टीरिया वगैरह के खिलाफ तो ये फेवरेबल है। इसके साथ साथ क्योंकि बहुत सारे एनवेलप्ड वायरसेस भी हीट सेंसिटिव होते हैं तो फीवर क्या करेगा, वो एनवेलप्ड वायरसेस की रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट करने का रोल प्ले करेगा। फिर इंटरफेरोन्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये फीवर के आपने कुछ रोल्स जो हैं वो याद रखने हैं इम्यूनिटी के अंदर। तो ये जी हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल्स थे, फीवर, इन्फ्लेमेशन का क्या रोल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं जी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है याद रखिएगा ये स्पेसिफिक है, मतलब ये हर पैथोजिन के खिलाफ नहीं है, ये स्पेसिफिक पैथोजिन्स के खिलाफ ही फेवरेबल होता है। द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो इम्यून सिस्टम भी कहलाता है, इज हाईली स्पेसिफिक डिफेंस विच रिलाई ऑन। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एंटीजिन्स पे डिपेंड कर रहा होता है, जिन्हें हम इम्यूनोजिन्स भी कहते हैं। ये क्या है जी, ये वो खास किस्म के सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि फॉरेन माइक्रोब्स के ऊपर पाई जाती है। बॉडी में कोई भी पैथोजिन एंटर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है, तो उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम आमतौर पे एंटीजिन्स का, स्पाइक्स भी वायरस में टर्म यूज होती है, नाम देते हैं। इन एंटीजिन्स को ही डिटेक्ट करते हैं ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये इन्हीं एंटीजिन्स को रिकॉग्नाइज करता है और एक्टिवेट होकर अपना जो रिस्पॉन्स है वो इनिशिएट करता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये मीजोडर्म से जो है वो डिराइव होता है। एंटीजिन और इम्यूनोजिन ये वो फॉरेन सब्सटेंस है, ये प्रोटीन की फॉर्म में होता है, जो क्या करता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, पैथोजिन की सरफेस पे पाया जाता है, और इसी की वजह से हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है। इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस द इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो 2 तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एक है जी हमारे पास ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, डियर स्टूडेंट्स आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और दूसरा हम पढ़ेंगे ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, एंटीबॉडी बना के पैथोजन को किल किया जाएगा। और इसमें जो सेल इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा जी, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल्स इन्वॉल्व होंगे।
ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स विच इज कैरिड आउट बाय टी सेल, तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। दो सेल्स होते हैं जी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, एक टी सेल होता है और एक बी सेल होता है, ठीक है। तो जो बी सेल्स हैं वो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जबकि टी सेल्स जो हैं वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। हाउएवर द एक्टिवेशन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा कि टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, ये डिपेंड कर रही होगी अपॉन दी पार्टिसिपेशन ऑफ मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो मैक्रोफेजेस जो है वो सिर्फ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में नहीं बल्कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी बी और टी सेल्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं उस पैथोजन को किल करने में। तो मोनोसाइट्स जो हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी इनका रोल है। मोनोसाइट सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही नहीं बल्कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। वो कैसे होते हैं पहले हम इसको डायग्राम के जरिए जो है वो समझ लेते हैं। सो बेसिक मैकेनिज्म जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का क्या है। देखिए जी, हमने कहा था बॉडी के अंदर थ्री लाइंस ऑफ डिफेंस होते हैं। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बाईपास होता है देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है। और याद रखिएगा जब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है तो यही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये आगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट करता है। ये नहीं होगा कि सेकंड बाईपास होगा तो थर्ड एक्टिवेट होगा, वो भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट कर देता है। वो कैसे जी, इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। जैसे कि जी आप यहाँ पे देखें कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये बॉडी में एंटर होगा तो एक मैक्रोफेज अल्टीमेटली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगे, उसको एनगल्फ करेंगे। एनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस के जरिए उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। अब ये इस पैथोजन को एनगल्फ किया मैक्रोफेजेस ने और फैगोसाइटोसिस के जरिए किल कर दिया। अब ये क्या है जी, ये हमारे पास है डैमेज पीसीस, लाइक एंटीजेंस हैं, ये डैमेज पार्ट्स हैं। अब हमने कहा था मैक्रोफेज क्या करता है, उन डैमेज पार्ट्स को अपनी सरफेस के ऊपर क्या करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो तब हम इनको क्या नाम देना शुरू कर देते हैं, नाउ दे एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर आपको याद हो हमने कहा था मैक्रोफेजेस जो है जब फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस के दौरान ये कुछ प्रोटीन्स भी बनाते हैं। 3 टाइप की प्रोटीन हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसमें एक प्रोटीन हमने पढ़ी थी इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन। ये इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन क्या करती है, इंटरल्यूकिन 1 में हमने कहा था ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट करवाती है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जब काम कर रहा होता है तो उसी दौरान ऐसी प्रोटीन बनती है जो साथ ही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट कर देती हैं। तो जी हाँ, ये जो इंटरल्यूकिन प्रोटीन यहाँ पर सिक्रीट होगी, ये इंटरल्यूकिन प्रोटीन क्या करेगी, स्पेसिफिक इम्यून सेल को क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा पैटर्न क्या है कि ये जो एंटीजेंस डिस्प्ले की जा रही हैं बाय मैक्रोफेज, जिसको आप एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कह रही हैं, ये भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो स्पेसिफिक इम्यून सेल जब आकर इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, जब इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, तो वो क्या करेगा, वो एक और प्रोटीन, एक और केमिकल सिक्रीट करेगा, इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा, ये आगे फिर बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा या टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अगर टी सेल एक्टिवेट होंगे तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स वो कहलाएगा, ठीक है। और अगर बी सेल एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, ह्यूमोरल इमीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाएगा। अब टी सेल्स जो होते हैं ना, ये आमतौर पर खुद जाकर इन्फेक्टेड जो सेल होता है उस पर अटैक करते हैं, इन्फेक्टेड सेल पर ये अटैक करते हैं। लेकिन जो बी सेल होता है ये खुद जाकर अटैक नहीं करते, ये एंटीबॉडीज बनाकर उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये इटसेल्फ जाकर वर्क करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया सेल मीडिएटेड। मीडिएटेड का मतलब होता है के जरिए, यहाँ पे सेल खुद जाके काम करेगा, वहाँ पे सेल खुद काम नहीं करेगा बल्कि वो एंटीबॉडीज बनाकर जो है वो रोल प्ले करेगा। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जब मोनोसाइट्स काम कर रहे होते हैं तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को भी साथ में एक्टिवेट कर देते हैं इंटरल्यूकिन प्रोटीन बनाकर
और कम्प्लेक्स रिसेप्टर के साथ बाकायदा बाइंड होकर भी, जिससे इंटरल्यूकिन 2 बनती है जो फिर आगे बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करती है। ये भी आपने याद रखना है कौन सी प्रोटीन है जो बी और टी सेल को एक्टिवेट करती है, वो इंटरल्यूकिन 2। तो मोनोसाइट एक तरह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट करने में भी इन्वॉल्व होते हैं। यही चीज़ डियर स्टूडेंट अब हम स्लाइड में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। When macrophages perform phagocytosis of microorganisms, ठीक है, तो जब मैक्रोफेजेस जो हैं एंटर हुए पैथोजेंस की, जब फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, जब उनको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उनके जो पार्ट्स होते हैं लाइक एंटीजेंस को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं सरफेस के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, दे बिगन टू सिक्रीट अबाउट 100 डिफरेंट कंपाउंड्स इंक्लूडिंग वेरियस एंजाइम्स, इंटरफेरोन्स एंड प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरल्यूकिन 1। तो ये प्रेजेंट करने के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करते हैं, इसमें इंटरल्यूकिन 1 भी है। इंटरल्यूकिन 1 जो सिक्रीट होगी ये क्या करेगी, टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है, डेट इन टर्न बिगन टू सिक्रीट। अब टी सेल जब एक्टिवेट होंगे तो वो इंटरल्यूकिन 2 बनाएंगे, और इंटरल्यूकिन 2 हमने पढ़ा था जब एक्टिवेट होगी तो वो बी सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करेगी। इंटरल्यूकिन 1 आल्सो प्रोमोट जनरल रिस्पॉन्स टू इंजरी काजिंग फीवर एंड अदर मैकेनिज्म्स डेट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेजन। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने डायग्राम याद रखनी है कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जब मैक्रोफेजेस जो हैं फैगोसाइटोसिस करके जो एंटीजेंस को, जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको सरफेस पे डिस्प्ले करते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स भी बनाते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन है जो हेल्पर, अब ये भी याद रखना है कौन सा टी सेल एक्टिवेट करती है, तो इंटरल्यूकिन 1 हेल्पर टी सेल्स को, क्योंकि टी सेल्स की बहुत सारी टाइप्स है जो आगे हम पढ़ेंगे, हेल्पर टी सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होंगे मतलब इंटरल्यूकिन 1 जिसको वहां पे स्लाइड में लिखा होता है टी सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं, जिससे आगे क्या होता है जी, इंटरल्यूकिन 2 बनती है, और ये इंटरल्यूकिन प्रोटीन जो है ये आगे फर्दर टी सेल्स को और फर्दर बी सेल्स को जो है वो क्या करती है, उनकी एक्टिवेशन करवाती है, जिसको हमने इम्यून रिस्पॉन्स का नाम दिया था। अब इसी से रिलेटेड देखें जी, एमसीक्यूज आ गया, विच सेल टाइप इज एसेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग सेल डिवीजन ऑफ बोथ बी एंड टी सेल। अब बी और टी सेल जो है दोनों एक्टिवेट होंगे किसके जरिए, अभी हमने पढ़ा था बाय इंटरल्यूकिन 2, और ये जो इंटरल्यूकिन 2 है, ठीक है, इसको कौन बनाएगा, हेल्पर टी सेल्स। अभी हमने पढ़ा था मैक्रोफेजेस ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस, आफ्टर फैगोसाइटोसिस जो पार्ट्स होते हैं डैमेज पार्ट्स, एंटीजेंस उनको डिस्प्ले करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करते हैं, साथ ही बहुत सारी प्रोटीन भी सिक्रीट करते हैं, इसमें इंटरल्यूकिन 1 है। इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन क्या करती है, इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन क्या करती है, वो आकर एक्टिवेट करती है हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स आगे इंटरल्यूकिन 2 को, और इंटरल्यूकिन 2 जो है ये बी को भी एक्टिवेट करती है और ये टी सेल्स को भी क्या कर रही होती है, एक्टिवेट कर रही होती है। आगे चलते हैं जी, सेकंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को अभी हमने पढ़ना है, जो एंटीबॉडी के जरिए होता है। अभी हम जरा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को पहले देखते हैं। सेल जो, जिसमें सेल हमने कहा था खुद जाके इन्फेक्टेड सेल पर अटैक करता है, ठीक है, इसमें टी सेल हमने कहा था इन्वॉल्व होते हैं। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है ये टी सेल्स की मदद से होता है, और टी सेल्स जो हैं ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है, बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ठीक है। बनने के बाद ये फिर क्या करते हैं, ये चले जाते हैं माइग्रेट आफ्टर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द न्यूली फॉर्म टी सेल माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड। तो बोन मैरो के अंदर टी सेल बनते हैं, बाद में फिर ये टी सेल जो है वो किस में चले जाते हैं, थाइमस ग्लैंड में फॉर मेच्योरेशन। तो चूंकि टी सेल थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं, तो टी से ही इनका, थाइमस के अंदर चूंकि मेच्योर होते हैं तो यही से इनका नाम टी सेल जो है वो रखा गया है। द थाइमस मेक टी सेल्स इम्यूनो कॉम्पिटेंट, मतलब इनको इस काबिल बनाते हैं कि ये इम्यून सिस्टम के तौर पर काम कर सके, मतलब मेच्योरेशन होती है यहाँ पे। टी लिम्फोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब टी सेल जो है वो फिर आगे कई टाइप्स के होते हैं। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स टी सेल्स के जरिए होता है। टी सेल्स जो हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, उसके बाद ये थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं फॉर मेच्योरेशन,
और टी सेल्स जो है वो फिर इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए जी एक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टेक पार्ट इन टी सेल मेच्योरेशन फॉर बोथ लिम्फेटिक एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहीं से आपने टी सेल की मेच्योरेशन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, थाइमस ग्लैंड, ये हार्ट के बिल्कुल फ्रंट पे, हार्ट के बिल्कुल ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है, थाइमस ग्लैंड। अब टाइप्स की तरफ आते हैं, तो जो पहली टाइप है हमारे पास वो है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब ये वाले जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, इनकी सरफेस के ऊपर पाया जाता है रिसेप्टर। अभी हमने डायग्राम देखी थी, उसमें आपने देखा था ग्रीन कलर के रिसेप्टर्स बने हुए थे। उस रिसेप्टर को हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर, ये आपने याद रखने हैं, CD4 रिसेप्टर। फिर सप्रेसर टी लिम्फोसाइट है, इसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर है, CD8 रिसेप्टर। फिर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, इसके ऊपर भी कौन सा रिसेप्टर है, CD8। तो ये आपको पता होना चाहिए CD4 रिसेप्टर किस पे होता है, CD8 रिसेप्टर किस पे होते हैं। तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं जी, दीज सेल्स सिक्रीट इंटरल्यूकिन 2। अभी हमने डायग्राम में भी पढ़ा था, हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकिन 2 बना रहे थे, एमसीक्यूज में भी हमने पढ़ा, विच स्टिमुलेट सेल डिवीजन, जो फिर आगे टी सेल और बी सेल की फर्दर जो है वो डिवीजन करवाते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कहें कि दी सेल्स रिक्रूट इवन मोर सेल्स टू हेल्प फाइट पैथोजन। तो ये बी सेल्स की डिवीजन करवाएंगे, टी सेल्स की प्रोडक्शन करवाएंगे, ताकि ज्यादा इम्यून सेल्स इकट्ठे किए जा सके पैथोजन के खिलाफ फाइट करने में। तो नंबर 2 सप्रेसर। वेन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, सप्रेस करना, किसी चीज को कम कर देना, दबा देना। वेन इन्फेक्शन इज सक्सेसफुली रिमूव्ड, जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, these cells begin to secrete certain proteins that inhibit further proliferation of T cell। ये जो ऊपर T सेल और B सेल की जो proliferation हो रही है ना, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, अब क्योंकि इन्फेक्शन खत्म हो चुका है, मजीद की जरूरत नहीं है, तो इसको सप्रेस करने के लिए कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। और वो प्रोटीन कौन सिक्रीट करते हैं, सप्रेसर टी सेल्स। मतलब कि ये एक तरह से इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, शट डाउन करने में हेल्प करते हैं। साइटोटॉक्सिन टी, तो टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन करवाते हैं, जो आगे टी और बी सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। सप्रेसर, जब टी सेल, जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो ये ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसे इम्यून सिस्टम को शट डाउन किया जाता है, टी सेल बी सेल की प्रोडक्शन कम कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जिसके ऊपर CD8, इसके ऊपर भी CD8 रिसेप्टर होता है, ये क्या करता है जी, दे आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट किलिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या है, वो प्रोटीन जो पैथोजेंस की सरफेस पे होती हैं। तो बेसिकली फॉर डिस्ट्रक्शन दे यूजुअली डिपेंड अपॉन लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम्स। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये डायरेक्ट जाके एंटीजेंस जो कि पैथोजन की सरफेस पे होते हैं उनके साथ अटैच होती हैं, उसके बाद इनको ये फिर फैगोसाइटोसिस, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स की मदद से खत्म कर देती हैं। द प्राइमरी रोल, द मेन रोल ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन इम्यून रिस्पॉन्स इज, क्या करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, अभी हमने पढ़ा था हेल्पर टी लिम्फोसाइट जी इंटरल्यूकिन 2 बनाता है। और इंटरल्यूकिन 2 क्या करते हैं, आगे जाके टी और बी सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाते हैं, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स में इनकी हेल्प की जा सके, इनकी हेल्प ली जा सके। नेक्स्ट है जी, अ कंफर्म्ड कोविड पेशेंट शोज वीक स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा है, स्पेसिफिक जब भी आएगा आप थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की इम्यून सिस्टम की बात करें। विच कंपोनेंट इज मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट, याद रखिएगा उस पेशेंट की स्पेसिफिक इम्यूनिटी वीक है, मतलब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में ही प्रॉब्लम होगी। तो कौन सा कंपोनेंट इसमें इफेक्ट होगा, तो इसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। सप्रेसर तो हमने पढ़ा था जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, तो कोविड का पेशेंट है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, थ्रोम्बोसाइट वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स के लिए टर्म यूज होती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। अब ये मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, दीज सेल्स रिमेन डोरमेंट। ये सेल क्या रहते हैं जी, डोरमेंट रहते हैं, मतलब इनएक्टिव ही रहते हैं आमतौर पर, डोरमेंट आफ्टर द इनिशियल एक्सपोजर टू एन एंटीजन। ठीक है, मेमोरी ये बाद में जाके काम करते हैं, री एक्सपोजर में, ठीक है। तो आमतौर पे जो पहला एक्सपोजर होता है, एंटीजन से मुराद है पैथोजन, क्योंकि एंटीजन हमेशा पैथोजन की सरफेस पे होती है। तो जब पहला एक्सपोजर होगा पैथोजन का, तो ये सेल उस वक्त डोरमेंट रहेंगे। लेकिन सेम पैथोजन, सेम एंटीजन जब दोबारा एंटर होगा, इवन इट इज ईयर लेट, बेशक सालों बाद ही क्यों ना हो, तो मेमोरी सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे
अपने आप को किस में कन्वर्ट करेंगे, हेल्पर टी सेल्स में, और ताकि और हेल्पर टी सेल आगे आप जानते हैं वो इंटरल्यूकिन 2 बनाएगा, बी सेल टी सेल को एक्टिवेट करेगा ताकि उस पैथोजन को ख़त्म किया जा सके। तो ये फर्स्ट एक्सपोजर में डोरमेंट रहते हैं, री एक्सपोजर में ये फौरन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट होने पर हेल्पर टी सेल्स बनाते हैं ताकि अपना रोल वो प्ले कर सके। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये भी टी सेल की टाइप है। Cytotoxic T cells carry out their killing function by releasing two types of preformed cytotoxic proteins. Granzymes, which seem able to induce apoptosis in any type of the target cell. Perforin, which punches holes in the target cell membrane through which granzymes can enter. ये हमने पहले भी इस तरह की चीज़ जो है वो पढ़ी थी। तो परफोरिन और ग्रेनेजाइम्स, इनका रोल आपने याद रखना है साइटोटॉक्सिक टी सेल में। After liver transplant, doctors suppress the T lymphocyte activity in the patient. Why? क्योंकि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर होता है तो टी लिम्फोसाइट्स उसको चूंकि फॉरेन कंसीडर करते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी जो है डॉक्टर सप्रेस कर देते हैं ताकि उस ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को टाइम मिले बॉडी में एडजस्ट होने में। ठीक है, टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन इम्यून सिस्टम। ग्राफ्ट का मतलब है जो ट्रांसप्लांट किया गया ऑर्गन है, जो बॉडी के अंदर लगाया गया ऑर्गन है, बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि अगर फौरन इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो ऑर्गन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ फौरी एक्शन होगा जिससे वो बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगी। ग्राइसियोफल्विन नामी मेडिसिन जो है वो आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी के अंदर, वो भी यूज़ होती है इस प्रोसेस के दौरान। अब साइटोटॉक्सिक सेल का थोड़ा सा काम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो परफोरिन्स, ग्रेनिजाइम्स, ये हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे अब डायग्राम की मदद से हम थोड़ा सा समझते हैं इसको कि साइटोटॉक्सिक टी सेल कैसे काम करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, और ये इसके अंदर क्या मौजूद है, परफोरिन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये है जी इन्फेक्टेड सेल, ये उसकी एंटीजेंस हैं। ठीक है, तो क्या होगा जी, साइटोटॉक्सिक सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल पहले तो इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड करेगा एंटीजन के जरिए, फॉरेन सब्सटेंस के जरिए। फिर क्या करेगा, अपने परफोरिन्स रिलीज करेगा। वो परफोरिन्स जाकर उस इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होल्स क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, एंजाइम एंटर होगा। कौन सा एंजाइम था, हमने ग्रेनिजाइम जो है वो पढ़ा था, जिससे इन्फेक्टेड सेल जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम्स डेट कैन प्रोमोट अपोप्टोसिस, ये वाले जो है ग्रेनिजाइम्स जो थे अपोप्टोसिस करवाएंगे। ये जाके उस सेल के अंदर क्या करवाएंगे, सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होंगे, जब ये ग्रेनेजाइम सेल में एंटर होंगे तो सेल्स की अपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी, सेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये अपोप्टोसिस के जरिए जो है ये काम करता है। ये देखिए जी, यहाँ पे लिख भी दिया, थोड़ा और बेहतर तरीके से यहाँ पे लिखा है कि जी साइटोटॉक्सिक टी सेल पहले तो जाके बाइंड होगा इन्फेक्टेड सेल से, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा। अटैच होने के बाद क्या करता है जी, वो क्या करता है, परफोरिन मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है। परफोरिन मॉलिक्यूल जाके क्या करते हैं, उस इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, पोर्स, होल्स क्रिएट करते हैं। फिर ग्रेनेजाइम एंजाइम एंटर होता है, इन्फेक्टेड सेल इज डिस्ट्रॉयड और इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। चूंकि बहुत सारे बैक्टीरिया रिक्वायर्ड आयरन टू रिप्रोड्यूस एट टेम्परेचर ऑफ 38 to 39, ये नहीं करना, ये फीवर वाली जो है, फीवर के अंदर जो हमने पढ़ा था पायरोजिन फायरेक्सिया फीवर के अंदर, ये वो दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, इसको आपने नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जो कि टी सेल्स के जरिए होता है। टी सेल्स की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो काम करता है। अब आते हैं हम सेकंड ह्यूमोरल मीडिएटेड, इसको नंबर 1 कर देते हैं, उसको नंबर 2 किया था हमने। ये जी एंटीबॉडीज के जरिए काम करता है, और इसमें जो सेल इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, बी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल्स। अब बी सेल्स जो हैं ये कहाँ बनते हैं जी, कहाँ डिफ्रेंशिएट होती हैं, बोन मैरो के अंदर होते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं इनको बी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में, जो कि एक लिम्फाइड टिश्यू है, बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, क्लोएका के नज़दीक। जैसे एनस होती है, इसी तरह क्लोएका है, टर्म बर्ड्स में ज़्यादा यूज़ होती है, इंसेक्ट्स में भी यूज़ होती है क्लोएका।
ठीक है। इन ह्यूमंस दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इन मेच्योर फॉर्म फ्रॉम बोन मैरो, जबकि ह्यूमंस में बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, वहीं पे ही मेच्योर होते हैं, इसलिए बी लिम्फोसाइट आफ्टर स्टिमुलेशन बाय एंटीजन बाय पैथोजन दे आर एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म, आगे फर्दर जो है वो एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं। बी सेल और टी सेल जो है ये एंटीजेंस की वजह से ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। याद रखिएगा ये एंटीजेंस की वजह से एक्टिवेट होते हैं, और आमतौर पे एंटीजेंस कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं पैथोजेंस की सरफेस के ऊपर। बी लिम्फोसाइट कहाँ मेच्योर होते हैं जी, कहाँ बनते हैं, कहाँ मेच्योर होते हैं, तो बोन मैरो में ही होते हैं, ठीक है। थाइमस टी लिम्फोसाइट यहाँ पे मेच्योर होते हैं, याद रखिएगा। अब हमने कहा था कि ये जो हमारे पास बी सेल्स हैं, ये जब एक्टिवेट होते हैं एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने पर, जब बी सेल एक्टिवेट होते हैं तो ये दो टाइप के सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, दो टाइप के सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। मेमोरी सेल बनाते हैं, मेमोरी सेल्स कीप इंफॉर्मेशन या मेमोरी ऑफ द एंटीजन एनकाउंटर्ड। तो जब एंटीजन आएगी, एंटीजन डिटेक्ट होगी, तो बी सेल एक्टिवेट होंगे। बी सेल एक्टिवेट होकर दो चीजें बनाएंगे, प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बना के फौरन उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे उस पैथोजन को, साथ में मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस होंगे। ये मेमोरी सेल जो है वैसे ही पड़े रहेंगे ताकि फ्यूचर में जब री एक्सपोजर होगा उस एंटीजन का, उस पैथोजन का, तब ये क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे। बी सेल एक्सप्रेस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। द बी सेल रिसेप्टर्स, B cell allow the B cell to bind a specific antigen against which it will initiate an antibody response in future। तो ये इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फ्यूचर में जब वो सेम पैथोजन एंटर होता है तो उसकी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके ये एक्टिवेट होते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो कौन सा है। अब ह्यूमोरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है ये बी लिम्फोसाइट्स के जरिए होता है, और जो दूसरा है सेल मेडिएटेड वो किसके जरिए होता है, टी से। लेकिन वो कह रहा है बेस्ट एक्सप्लेन, स्टेटमेंट तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। ह्यूमोरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है डिस्ट्रॉय वायरसेस, और सेल मेडिएटेड जो है ये ज़्यादातर बैक्टीरिया को, ये इसमें जो है वो मेन आपका एमसीक्यूज है, आंसर है। अब आते हैं जी एंटीबॉडीज पे। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी सेल। बी सेल एक्टिवेट होकर दो सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एंटीबॉडीज जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स होती हैं जी, ठीक है, ये ब्लड में भी पाई जाती हैं, लिम्फ में भी पाई जाती हैं। वाई शेप्ड होता है जी इनका स्ट्रक्चर, वाई शेप होता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है जिनमें, आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। और इसमें चार, चूंकि प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई, चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, दो हैवी होती हैं, दो लाइट होती हैं। अभी हम इनको पढ़ेंगे भी, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी, ये जी हमारे पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक चेन ये दूसरी चेन, ये तीसरी, और ये हमारे पास नंबर, ये चार हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। इसमें आप देखें दो हमारे पास छोटी चेन्स हैं, इनको हम कहते हैं ये वाली और ये वाली। ये हमारे पास कौन सी चेन्स है, लाइट चेन्स। और दो जो है ये हमारे पास लॉन्ग चेन है, बड़ी चेन्स है, इनको हम कहते हैं हैवी चेन्स, ठीक है। तो दो लाइट चेन्स हैं और दो जो है वो हमारे पास हैवी चेन्स हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं उनमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेम होता है, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट रीजन। चेंज होता है सिर्फ ये वाला, एंटीबॉडीज में सिर्फ ये वाला हिस्सा चेंज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। ये भी आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए दोबारा चलते हैं हम उसी स्लाइड की तरफ जिसमें हम बात कर रहे थे। ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर था, आपने देखा चार चेन्स थी, दो लाइट होती हैं, दो हैवी होती हैं। ईच चेन हैज अ कांस्टेंट रीजन एंड वेरिएबल रीजन। तो ऊपर हमने पढ़ा था वेरिएबल रीजन है, नीचे हमने पढ़ा था कांस्टेंट रीजन है।
कांस्टेंट रीजन में जो अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है, विद इन ए पार्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास वो सेम ही रहता है। ऑन दी अदर हैंड जो वेरिएबल वाला पोर्शन होता है उसमें अमाइनो एसिड्स वेरी करते रहते हैं। ईच एंटीबॉडी हैज़ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये भी आपने याद रखना है। और वो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। 2 एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो यही हमने पढ़ा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितनी हैवी चेन्स होती हैं, लाइट चेन होता है, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, और ये चेन्स आपस में जुड़ी कैसे होती हैं, बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। किसके जरिए, डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी आपने याद रखना है। Usually 2 disulfide bonds occur between heavy chains and 2 disulfide bonds occur between heavy and light chain। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जी आगे चलते हैं, एमसीक्यूज था, बल्कि ऊपर चलते हैं, एमसीक्यूज था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन इम्यूनिटी। ठीक है कि इम्यूनिटी के अंदर प्रोटीन्स की जो मेन रोल है वो क्या है, तो वो है एंटीबॉडीज का। जब भी हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे ज़हन में आती है वो एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीबॉडीज क्या हैं, वो असल में हमारे पास है प्रोटीन्स। ठीक है, अब एंटीबॉडीज काम कैसे करती हैं, तो जी डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले तो एंटीबॉडी जाकर एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, जिससे कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये मैक्रोफेजिस को, फैगोसिटिक सेल्स को अट्रैक्ट करता है, ताकि वो आकर उस एंटीजन को, उस पैथोजन को एनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस करवा के उसको खत्म कर दें। ठीक, नंबर 2, दे एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स का एक पूरा सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है 30 टाइप्स की। दे कंबाइन विद टॉक्सिन्स टू न्यूट्रलाइज देम, ये भी एक रोल है जी। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस करवा रही हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा रही हैं, टॉक्सिन्स के साथ अटैच होकर उनको डी न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली हेल्प कर रही हैं। बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू एंटीजन इनएक्टिवेट्स एंटीजन बाय न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ऊपर वाला एक तरह से रिवाइज हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये है जी एंटीबॉडी के काम करने का तरीका, ये है एंटीजन, ये है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो है ये क्या करेगी, एंटीजन का मतलब पैथोजन है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, एंटीजन पैथोजन की सरफेस पर होती है। सो एंटीजन जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम पैथोजन की बात करें। तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जब अटैच होगी तो बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या करवाएगा जी, ये कॉम्प्लेक्स क्या करवाएगा, इनएक्टिवेट करेगा इसेंट। मतलब ये एंटीबॉडी जब इस एंटीजन के साथ अटैच होकर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी, तो अब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा इसमें इस एंटीजन को, इस पैथोजन को इनएक्टिवेट किया जाएगा, मतलब खत्म किया जाएगा। वो कैसे, न्यूट्रलाइजेशन करवा दी जाएगी, एग्लूटिनेशन करवा दी जाएगी, प्रेसिपिटेशन करवाई जाएगी। ठीक है, जिससे अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगी, एनहांस करेंगी फैगोसिटिक एक्शन को, ये सारे फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करेंगी। दूसरा है एक्टिवेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये लाइसिस भी करवाता है। ठीक है, लाइसिस भी करवाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाली स्लाइड देखिएगा, उसमें ये क्या करवाता है, लाइसिस भी करवाता है। इसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन और फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करती है। तो ये चार्ट भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा एंटीबॉडीज़ के फंक्शन याद रखने में। नेक्स्ट है जी क्लास, एंटीबॉडीज़ की कुछ क्लासेस हैं जी यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, डी है, ई है, जी है, एम है। इनके फंक्शंस आपने याद रखनी। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये प्ले रोल इन लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सटर्नल सिक्रीशन लाइक टीयर्स के अंदर ये हमारी पाई जाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन डी रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन्स को डिटेक्ट करने में बाय बी लिम्फोसाइट उसमें हेल्प करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी और एम ये क्या करती हैं जी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्सेशन में, उसकी फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, एक्टिवेशन में जो है वो हेल्प करती हैं। लास्ट पे जी हम आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं, एक वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी है एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो थ्रू एक्सपीरियंस हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इम्प्रूव होती है। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं।
तो द एबिलिटी ऑफ इनेट इम्यूनिटी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब कि जो, और ये हम पढ़ चुके हैं, इनेट इम्यूनिटी में हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी पढ़ा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी पढ़ा, दोनों नॉन स्पेसिफिक थे। मतलब कि इनेट इम्यूनिटी हर टाइप के पैथोजेंस के खिलाफ कारगर जो है वो साबित होती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमने डिस्कस किए थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आ जाते हैं तो ये स्पेसिफिक होती है, क्योंकि इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। प्रोवाइडेड आफ्टर इनेट इम्यूनिटी, पहले इनेट इम्यूनिटी काम करती है, पहले फर्स्ट डिफेंस काम करेगा, फिर सेकंड करेगा, देन जाके ये थर्ड जो है वो काम करेगा। और इसमें हमने पढ़ा था दो किस्म के सेल्स होते हैं, बी सेल, टी सेल, जो क्या करवाते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स किसके जरिए होता है? टी सेल के जरिए। ह्यूमोरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स किसके जरिए होता है? बी सेल के जरिए। ये आपने याद रखना है। तो ये दोनों में जी कंपैरिजन है यहाँ पे, इनेट में और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फीचर्स में पहले रिस्पॉन्स टाइम देख लें, तो जो इनबॉर्न है इनेट इम्यूनिटी वो चंद घंटों में ही अपना काम शुरू कर देती है, जबकि एक्वायर्ड अडेप्टिव उसको टाइम लगता है, स्लो है, इसमें कई दिन लग सकते हैं। स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, खास बात क्या है कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये लिमिटेड होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि अडेप्टिव जो है ये एडवांस होती है, डाइवर्स होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू एक्सपीरियंस इंप्रूव होती है। रिस्पॉन्स टू रिपीटेड इन्फेक्शन, बार बार अगर इन्फेक्शन सेम इन्फेक्शन होता है तो रिस्पॉन्स क्या होता है? जो इनेट है आइडेंटिकल टू प्राइमरी, जो पहले किया था सारी जिंदगी एक जैसा ही रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड क्या होता है? जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। अच्छा जी, अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, फर्दर दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव में याद रखिएगा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, वो हम आगे चल के जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो पैसिव इम्यूनिटी है इसका इस्तेमाल हम तौर पे टेटनस इन्फेक्शन, हेपाटाइटिस, रेबीज, स्नेक बाइट, वेनम जो है उसमें यूज़ करते हैं। और फर्दर आगे इसकी इनकी फिर नेचुरल भी टाइप्स हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी पे आते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली जब कोई पैथोजिन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे इम्यूनिटी बॉडी में पैदा होती है, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन, तो जैसे ही हमारा सामना किसी इन्फेक्शन से होता है, किसी पैथोजिन से होता है, मतलब एंटीजिन से होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में हम अक्सर सर्वाइव भी कर जाते हैं। देन द इम्यूनिटी डेवलप अगेंस्ट द डिजीज, तो हमारी बॉडी में उस वक्त जो इम्यूनिटी चल रही होती है वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब आते हैं आर्टिफिशियल पे। ठीक है, अब आर्टिफिशियल में क्या होगा जी? वो थी नेचुरल, जिसमें पैथोजिन नेचुरली बॉडी में एंटर हुआ था। आर्टिफिशियली में क्या होगा? हम वैक्सीन को बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करेंगे। अब वैक्सीन आपने एक टाइप पढ़ी थी वैक्सीन की, सब जो है हमने एक पढ़ी थी कॉन्जुगेट वैक्सीन और रिकम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, सब टॉपिकल वैक्सीन हमने एक टाइप पढ़ी थी। तो उसमें हमने कहा था कि क्या होता है कि पैथोजिन्स की सरफेस पे जो प्रोटीन्स होती हैं एंटीजिन्स, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन के तौर पे। तो इसमें हम पैथोजिन को एंटर नहीं करते, सिर्फ उसकी एंटीजिन या उस पैथोजिन का कोई सरफेस पार्ट या उसका कोई बॉडी पार्ट हम एंटर करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब यहाँ पे वैक्सीन हम खुद एंटर कर रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है। तो इस किस्म की जो वैक्सीनेशन पैटर्न होगा, मैकेनिज्म होगा, उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें होगी क्या होती है? वैक्सीनेशन। तो जो नेचुरली होती है, जो हम बीमार होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन के जरिए जो इम्यूनिटी पैदा होती है वो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी पे। पैसिव, इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। अब एंटीबॉडीज तो आमतौर पे इम्यून सिस्टम होता है, एक्टिवेट होकर बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमने एंटीबॉडीज ही बनाकर बॉडी में इंजेक्ट कर देनी है। तो इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट नहीं हुआ, एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दी, उसने इम्यूनिटी पैदा कर दी। सो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं, स्नेक बाइट, वेनम के खिलाफ इसका यूज होता है। एंटीटॉक्सिन्स, पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीटॉक्सिन, सो द सीरम इज कॉल्ड एंटी वेनम सीरम। ये भी आपने करना है जी, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। ये जी हमारे पास एक्टिव और पैसिव में जो है वो डिफरेंस है।
एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है जी, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ एंटीजन, पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी। तो एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है, इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। अगर नेचुरली एंटर हो रहा है तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर आप वैक्सीन के जरिए कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, वो इम्यूनिटी कब पैदा होती है, जब हम बनी बनाई एंटीबॉडीज को बॉडी में एंटर करते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एंटीजेंस के जरिए होती है, पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज के जरिए होती है। अब इसमें सोर्स ऑफ एंटीबॉडी क्या है, तो इसमें अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, बॉडी एक्टिवेट होगी और वो एंटीबॉडीज बनाएगी। जबकि यहाँ पे एंटीबॉडीज का सोर्स बॉडी नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से आ रही है। ठीक है, सब्सटेंस एंटरिंग द बॉडी, यहाँ पे पैथोजन एंटर होगा। यहाँ पे एंटी सीरम, एंटी सीरम क्या होता है, वो लिक्विडी मटेरियल जिसकी मदद से एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, उसको कहते हैं एंटी सीरम। यहाँ पे पैथोजन एंटर होगा, यहाँ पे एंटी सीरम एंटर होगा। रिस्पॉन्स की बात करें तो डिलेड होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट डिटेक्ट करने में एंटीजन को, फिर एक्टिवेट करने में, एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगेगा। इसमें चूंकि पहले ही एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें टाइम लग जाएगा, इसमें फौरन ही होगा। और आमतौर पे जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है लॉन्ग टर्म होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टाइम के लिए ही प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, लाइक टेटनस। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून मेमोरी, ठीक है, तो इसमें चूंकि मेमोरी सेल्स की भी प्रोडक्शन होती है, हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म होगी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म होगी, मतलब फ्यूचर में इम्यूनिटी नहीं होगी। रोल क्या है जी, प्रिवेंटिव है, और इसका क्या है, प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। हम फौरी क्यूरेशन जो है वो चाह रहे होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इम्यूनिटी का जो चैप्टर है वो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ समरी भी यहाँ पे दी गई है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, डेवलप ओवर टाइम, स्पेसिफिक होता है, इसमें टी सेल इन्वॉल्व होती है, बी सेल, ये रिवीजन है, रिवीजन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। की कॉन्सेप्ट्स में आपने ये चीज़ें याद रखनी है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC1, ये कहाँ पे होता है जी, तमाम न्यूक्लियोटाइड सेल्स के ऊपर होता है। प्रेजेंट एंडोजीनस एंटीजेंस टू CD4 टी सेल्स। MHC2 है, फाउंड ऑन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब वो कौन से मैक्रोफेजेस हमने पढ़े थे, डेंड्रिटिक सेल्स, बी सेल्स, इनके ऊपर MHC2 मौजूद होता है। प्रेजेंट्स एक्सोजीनस एंटीजेंस टू CD4 टी सेल। ये भी आपने MHC1 और MHC1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सरफेस पे पाए जाते हैं। ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल्स, ठीक है, CD4, और MHC2 जो है ये सिर्फ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे पाए जाते हैं, जिन पे कौन सा रिसेप्टर होते हैं, CD4 टी सेल्स। ये जी डियर स्टूडेंट्स इम्यूनिटी के हवाले से था। मैंने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रीफली जो हैं वो बताई, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर के अंदर नहीं जाना। तो जो बेसिक चीज़ें थी आपके लेवल पे जो पता होनी चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इंशाल्लाह आप इन स्लाइड्स को करेंगे तो आपका ये चैप्टर 100% जो है वो तैयार हो जाएगा।